सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेव मनी। ठीक है, आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ सेव करना ही नहीं सिखाऊंगा, उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे उसे इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसे 10x भी कर सकते हैं या इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैसे को सेव कैसे करेंगे और फिर उसे इन्वेस्ट कैसे करेंगे जिससे कि वो बढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले है, हमें रिटर्न और रिस्क का पता होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो डेफिनेटली रिटर्न भी ज़्यादा होगा, अगर रिस्क कम है तो डेफिनेटली रिटर्न भी आपको कम ही मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि जिस बिजनेस में या फिर जिस इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर रिटर्न भी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। अगर लो रिटर्न है तो लो ही रिस्क भी रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इन दोनों में थोड़ी सी छोटी हो जाती है, यानी कि आपका पैसा डूबने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, यानी कि ये लॉस हो जाए आपके पैसे का बहुत ही कम चांसेस होते हैं। हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दूसरा, अगर आपको हाई रिटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिस्क भी हाई मिलेगा, पर लेकिन आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही जल्दी अच्छा खासा रिटर्न भी ले पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा शुरू में डिस्कस कर लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जहाँ पे आपको लो रिटर्न मिलता है, लो ही रिस्क होता है, यानी कि उन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जहाँ पे आपको रिस्क भी कम रहेगा लेकिन आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा, लेकिन शॉर्ट ही रहेगी कि आपको रिटर्न कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दूसरा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा ही वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे आपको 7% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, और ज़्यादातर लोग लगभग 90 to 95% लोग यहीं पे ही इन्वेस्ट करते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसलिए उनका पैसा तेज़ी से नहीं बढ़ पाता। ठीक है, क्योंकि उन्हें लो रिटर्न मिलता है, यानी कि बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। शायद कुछ लोग तो 7% से कम ही रिटर्न ले पाते हैं। ठीक है, हम जो पहला पॉइंट है वो है सेविंग अकाउंट, यानी कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं। सेविंग अकाउंट में आपको 3 to 4% तक का रिटर्न मिल जाता है। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखो। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि आपने देखा होगा बैंक के फ्रॉड बहुत सारे हुए या बहुत सारे घोटाले हो गए बैंक में, या जिन्हें बैंक ने लोन दिया था वो रिटर्न नहीं कर पाए, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही सुरक्षित है। यानी कि अगर आपने अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल रखे हैं और किसी कारण से बैंक दिवालिया घोषित होगा तो गवर्नमेंट आपके कुल 1 लाख रुपए की जिम्मेदारी देगी। फिलहाल ये रूल है, आगे ये बदल भी सकता है, या पहले पता नहीं क्या था, पहले कुछ और हो सकता है और आगे भी बदल सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रख रहा है। यानी कि पहला तो ये नेगेटिव पॉइंट, अगर बैंक आपका अच्छा चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे बैंक है, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेता, तो वहां पे आपका लगभग 1 लाख रुपए ही सुरक्षित है। तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप बैंक में पहली तो बात रखो ही ना पैसा। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखो, पर लेकिन फिर भी अगर आपको रखना पड़ रहा है तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा मत रखो। कुछ कुछ केसेस में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है या फिर आप किसी दूसरे काम को छोड़ के किसी दूसरे काम को कर रहे हैं, आप अपने जो फिलहाल काम कर रहे हो उसे छोड़ के किसी दूसरे काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ कि आपका जो 6 महीने का खर्चा है तो वो आप अपने बैंक में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे आप मंथली निकालते रहेंगे और अपने बिल्स पे करते रहेंगे, जो भी आपके खर्चे हैं उनकी पूर्ति करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको रिटर्न भी बहुत ही कम मिल रहा है। देख सकते हैं आप, ये 7% से बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग आधा है, यानी कि आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए सेविंग अकाउंट तो कभी भी सजेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का पैसा बैंक में होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। दूसरा, ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है जो मैं मानता हूँ, इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई चलती है।
पर इसमें भी मैं आपको एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वे ज्वेलरीज खरीदते हैं। दूसरा ऑप्शन जो कि इससे मतलब पहले वाले की बात करें तो इससे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। इसके बजाय आप क्या करो, आप गोल्ड के या सिल्वर के बार खरीदो और कॉइन्स खरीदो। इसमें क्या होता है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप ज्वेलरीज खरीद रहे हो, मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की ज्वेलरीज खरीदी, ओ 10,000 रुपए की, ठीक है, 10 लाख के लिए हम 10,000 का एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें वो मेकिंग चार्जेस भी लेंगे, हो सकता है वो 500 रुपये ले या 1000 रुपये ले, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या बनवा रहे हैं। मान लेते हैं उन्होंने 11 to 12,000 रुपीज़ ले लिए, ठीक है आपके, और आपको एक्स्ट्रा क्या लग गया, 10,000 रुपये का आपने खरीदा, लेकिन आपके एक्स्ट्रा 1 से 2,000 रुपये लग गए। यहाँ पे बार और कॉइन में क्या होता है, अगर आप 10,000 रुपये का खरीद रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। दूसरा ये होता है, अगर फ्यूचर में इनकी वैल्यू 15,000 रुपये हो गई तो जब आप इन्हें बेचने जाओगे तो ये 15,000 रुपये के ही मिलेंगे, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर इनकी वैल्यू 15,000 रुपये होगी, जो कि इनकी भी होगी और इनकी भी होगी, तो जब आप इन्हें 15,000 रुपये पर बेचने जाएंगे तो ये पूरे 15,000 रुपये के नहीं बिकेंगे। इसमें से कुछ कटौती काट ली जाएगी, 1,000 से मतलब 1,000 से 2,000 रुपये तक की जो भी, या 500 रुपये जो भी, वो कुछ काट लेंगे। यानी कि आपकी वैल्यू पूरी नहीं रहती ज्वेलरीज में, लेकिन बार और कॉइन्स में आपकी वैल्यू पूरी रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप ज्वेलरीज के शौकीन हैं तो इसके बजाय आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आप इन्हें आप बदल भी सकते हैं और ये कम पैसों में मिल जाती है, और हर साल आप नई परचेज करके अपने आप को बेहतर दिखा सकते हैं पार्टी में या फिर किसी भी फंक्शन में, जो भी आप अगर आप उन्हें अटेंड करते हैं। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप ज्वेलरीज बना रहे हैं तो पहली तो बात बहुत ही कम बनाइए, लगभग ना के बराबर, ठीक है, 1-2 ही। लेकिन फिर भी अगर आपको बनवानी पड़ रही है तो आप, अगर आपको शौकीन है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल कीजिए। इसके बजाय आप बार और मतलब गोल्ड के बार और कॉइन्स खरीद लीजिए, चाहे सिल्वर के हो चाहे गोल्ड के हो, ठीक है, वे आपको ज़्यादा रिटर्न दे देंगे। आप अपनी ज़रूरत पे इन्हें बेच सकते हैं या फिर इकट्ठा करके, मतलब अपनी ज़रूरत पे आप इन्हें हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे एज कम्पेयर टू ज्वेलरीज के। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर में, लेकिन बार और कॉइन के रूप में कीजिए। तीसरा करते हैं फिक्स डिपॉजिट। लोग फिक्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे आपको लगभग 6.5 to 7% तक के रिटर्न मिल जाते हैं, जो कि लगभग मैंने क्या कहा था, इन्फ्लेशन जो कि आपका 7% है, 7% से ज़्यादा आपको, मतलब इन्फ्लेशन कम है 7% से, पर लेकिन आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो, ठीक है। तो आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कुछ ही अमाउंट करना, लेकिन ज़्यादा मत करना। मैं फिक्स डिपॉजिट का भी सजेशन कभी नहीं देता, ना ही मैं सेविंग का देता, पर लेकिन इसमें आप कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। अगर आपने 2011 से पहले खरीदा हुआ है तो बहुत ही बेटर है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी खरीद रहे, क्योंकि उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कांस्टेंट होगी, लगभग ये एक ही रेंज सी में चल रहा है, ठीक है, कभी कभी ऊपर या डाउन दिखाता है, पर लेकिन उससे पहले ये बहुत ही अच्छा अप चला, ठीक है। फिर भी इन फ्यूचर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, वो भी कॉइन और बार के रूप में, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट से आपको पता लग गया आपको क्या रिटर्न मिलता है या कैसे क्या मिलता है। मैं आगे आने वाली इस वीडियो को देखते रहिए कि मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं इस ऑप्शन को भी बेहतर नहीं मानता, पर लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब ज़्यादातर को ये पता होता है और ये शॉर्ट ही सोचते हैं कि इतना % तो हमें रिटर्न मिल जाएगा, तो इसलिए लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बस शॉर्ट ही चाहिए, वे रिस्क नहीं लेना चाहते, उसी वजह से उन्हें लो रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पीपीएफ। फिर पीपीएफ में लोग इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ में आपको 7 to 8% तक रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। कोई आपको 7.4 दे देता है, कोई 7.5, कोई 7.8, मतलब ऐसे ही आपको रिटर्न दे देता है। ये भी बेटर है, ये फिक्स डिपॉजिट से बेटर है पीपीएफ। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपका पैसा 15 साल तक लॉक हो जाता है, यानी कि आप जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 साल तक आप उसे निकाल नहीं सकते। इसमें आपको कुछ टैक्स में भी छूट मिलती है, लेकिन आप 7 साल बाद कुछ पैसा निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर मैरिज
कर रहे हो आप अपने बच्चों की या और की घर में, तो ऐसी किसी सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं। लगभग 40 to 50% जो भी इनका आप मतलब ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो आप जब भी इसे पीपीएफ को खुलवाने जाएंगे बैंक में, तभी आप वहां से डिटेल लेना कि इसमें फिलहाल क्या चल रहा है, कितने टाइम बाद हम कितना पैसा निकाल सकते हैं और किस सिचुएशन में। पर लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप 15 साल तक ना ही निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिल जाते हैं, फिर आपकी इनकम या फिर आपको रिटर्न अच्छे खासे मिल जाते हैं अगर आप तब तक नहीं निकालते हैं तो इस चीज़ को ध्यान से रखना। दूसरा जो नेक्स्ट आता है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी मैं सजेस्ट करता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो कंपनीज होती है, जो बैंक होते हैं, जहाँ पे अब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, वहाँ पे वो एक मैनेजर असाइन करते हैं इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए, जो आपको कोशिश ये रखता है कि आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल सके। मैंने क्या कहा था, आपको 7% से ज़्यादा जगह इन्वेस्ट करना है। मैं इसे बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ सके, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप देख सके कि आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। मैं इसे बार बार रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ ये है, सिर्फ आप इस पॉइंट को समझो कि 7% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न क्या मिलता है, 10 to 20% तक, ठीक है। कभी 10%, कभी 12%, कभी 15%, कभी 18%, ये वेरी करता रहता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। दूसरा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, या फिर इंडेक्स फंड होते हैं, मतलब बहुत सारे फंड होते हैं आपको। तो आप बैंक में ही डिटेल लेना कि कुछ बॉन्ड के भी फंड होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स बॉन्ड में सिक्योरिटी रहती है, तो इन्होंने लोगों के लिए ही डिज़ाइन किए हैं। पर लेकिन यहाँ पे भी आपको लगभग लो ही रिटर्न मिलता है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, अगर आपका पैसा 100% इक्विटी में है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं जहाँ पे उनका 50% पैसा बॉन्ड्स में रहता है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनमें रहता है, और 50% जो पैसा होता है वो इक्विटीज़ में रहता है। यानी ये उन्हें अच्छा खासा रिटर्न दे देता है, ये थोड़ा कम दे देता है, तो मिला के उनका एवरेज, जो दोनों का एवरेज होता है, वो थोड़ा सा सही बैठ जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं कि आपको कैसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। पर लेकिन इसे भी मैं बाद में सजेस्ट करता हूँ, यानी कि पहले नंबर पे मैं इसे सजेस्ट करूँगा म्यूचुअल फंड को, दूसरे नंबर पे मैं सजेस्ट करूँगा आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए, और तीसरे नंबर पे मैं सजेस्ट करूँगा आपको पीपीएफ, और चौथे नंबर पे फिक्स डिपॉजिट, और पांचवें नंबर पे मैं आपको सेविंग अकाउंट डिस्कस करूंगा, सजेस्ट करूंगा। पर लेकिन इन सबसे भी बेटर 2 इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, जहां पे आपको रिटर्न भी हाई मिलता है और रिस्क भी आपका हाई रहता है। अभी हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी जहां पे लो रिटर्न है। कुछ लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अपने बैंक में जाइए, किसी भी बैंक में, और डिस्कस कीजिए किसी भी पॉइंट के बारे में और कर लीजिए, पर इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू कर दीजिए। भले ही आप कुछ भी शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल हम उन 2 पॉइंट को डिस्कस करते हैं जहां पे आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। ये नेक्स्ट क्या है, जहां पे आपको हाई रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क भी हाई होगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जितने इन्वेस्टमेंट मैंने आपको अभी बताए हैं, सिर्फ इतने ही इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस दुनिया में बहुत तरह के और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं, पर लेकिन मैं आपके सामने कुछ ही डिस्कस कर रहा हूं, जिनमें से आपको शुरू कुछ ना कुछ कर देना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा आप उसमें करो ही ना, आप करो, उसके बारे में रिसर्च करो, पहले रिसर्च जरूर कर लेना आपने, ठीक है। तो रिसर्च करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ये है जहां पे आपको हाई रिटर्न मिल सकता है वो है रियल एस्टेट। पर लेकिन इसकी एक ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हर इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। वो प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए बड़ी अमाउंट चाहिए। मिनिमम आप 10 लाख समझ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, और एक साथ बड़ी अमाउंट होना हर किसी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वे एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी नहीं कर सकते। ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है, और फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो इसलिए लैंड की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो डेफिनेटली इसके रेट आसमान छुएंगे। तो इस चीज़ को आप समझ गए। तो रियल एस्टेट में अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है तो इसमें आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा,
इसके भी बहुत सारे पॉइंट है, कभी हम जब रियल इस्टेट को अलग से ही डिस्कस करेंगे तब इसमें पूरी डिटेल में हम समझेंगे। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको लोकेशन देखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू होती है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है। ठीक है, वहाँ पे किस चीज़ का डेवलपमेंट होने वाला है फ्यूचर में, या फिर किस तरह की वो सिटी है, मेट्रो सिटी है, अर्बन सिटी है, विलेज है, किस तरह के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसकी हम जब डिटेल में वीडियो बनाएंगे तभी समझेंगे। फिलहाल आप इस पे इतना समझो, अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है तो आपके पास बेटर ऑप्शन है। ये लगभग बहुत ही जल्दी आपके पैसे को डबल कर सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा कर सकता है, कई गुने तक बढ़ा सकता है, अगर आप कुछ सालों तक अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं और आपने अच्छी लोकेशन चूज करी है। ठीक है, जो एक इससे भी बेटर इन्वेस्टमेंट है जो आप 50 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। कुछ भी मतलब छोटी से छोटी अमाउंट और बड़ी से बड़ी अमाउंट लगा सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, वो है शेयर मार्केट। ठीक है, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके अपना अकाउंट आज ही ओपन कर लीजिए। अगर आपने ओपन नहीं किया है, आंख बंद करके ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कुल 50 रुपए से कर सकते हैं, 10 रुपए से कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी रुपए से कर सकते हैं। जब चाहे आप निकाल सकते हैं, 1 to 2 डेज के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मैं इसे सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, मैं वो तरीका भी इस वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा। अप स्टॉक में मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें फिलहाल बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं। पर ऑर्डर आपको 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, और जो आपको लेवरेज है या फिर आप कह सकते हैं मार्जिन, ये 12x तक मिल जाता है। अगर आप इसका दूसरा प्लान चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको 30 रुपीज़ पर ऑर्डर देने पड़ते हैं, पर लेकिन वहाँ पे आपको जो मार्जिन है, लेवरेज है, वो आपको 15x तक मिल जाता है, यानी कि 15 टाइम्स तक आपको मार्जिन उसमें मिल जाता है। तो जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, अपना डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए अप स्टॉक के साथ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम शेयर मार्केट को डिस्कस करते हैं कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए। फिर अगर आप कुछ लो रिटर्न में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ से आपको लो रिटर्न मिले और हाई रिटर्न भी मिले, आप अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं, तो मैंने कुछ आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी किया है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी की है। उसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए, उसे कैसे इन्वेस्ट करना है आगे वीडियो में आइए समझते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, आगे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपनी किस तरीके से करनी है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास कुल 1 लाख रुपए हैं, हम मान लेते हैं आपके पास कुल 1 ही लाख रुपए हैं और आप इन्हें इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका पैसा इंक्रीज भी हो, और आप ये भी चाहते हो कि आपका पैसा थोड़ा सा सिक्योर भी रहे, यानी कि ऐसी जगह रहे जहाँ पे आपको लो रिस्क मिल रहा हो, और कुछ पैसा आपका वहां पे भी रहे जहाँ पे आपको हाई रिस्क हो, क्योंकि आप कुछ अच्छा खासा रिटर्न भी चाहते हैं। रिटर्न क्या बताया था मैंने आपको, मैं फिर से लिख रहा हूँ 7%, यानी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो वहां पे करना है जहाँ पे आपको 7% से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि एक तरफ आपको अपना इन्वेस्ट करना है गोल्ड, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ या सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है। दूसरा हिस्सा आपका डालना है आपको स्टॉक मार्केट में। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लो रिटर्न मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि उसके इतने पैसे डूब गए। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टॉक में लगा रहे हैं। ठीक है, आगे हम ये भी सीखेंगे कि स्टॉक की रिसर्च कैसे करें या फिर एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है वो देखना पड़ता है। इन्होंने कितना बैंक से जो लोन लिया है कितना रिटर्न कर दिया है या रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस किस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, उनके कंपेटिटर के प्रोडक्ट उनसे कितने बेहतर है या फिर इनके कितने चांसेस हैं। यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हर चीज़ की कंपनी किस तरीके से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, तभी हम स्टॉक को एनालाइज कर पाते हैं और उसे चुन पाते हैं, तभी हम अच्छा खासा रिटर्न ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है एनालिसिस, यानी कि आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया, किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ को फॉलो किया और इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है,
ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नहीं तो मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बता दूंगा कि आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि रिसर्च आपकी कोई और करेगा, बस आपको वहां से क्रीम निकालनी है, स्टॉक पिक करना है, किसी भी स्टॉक में पैसे डाल दिया। इसी वीडियो के एंड तक मैं आपको थोड़े बहुत हिंट दे दूंगा, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। फिर क्या आता है, यहाँ पे आपको लो रिस्क रहेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको पैसा पड़ा ही हुआ है। पीपीएफ में भी आपको मतलब 7 to 8% रिटर्न मिलना ही है। बैंक चाहे कुछ भी हो, लॉस में हो, लोन ना मिल पा रहा हो या कैसे भी हो, फिक्स डिपॉजिट में भी आपका फिक्स रहता है। म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं। इक्विटी में जाएंगे तो ये सीधा शेयर मार्केट से रिलेटेड है। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएंगे तो वहाँ पे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, वो स्कीमों में होता है। दूसरा, गोल्ड में सबसे बेटर, गोल्ड और सिल्वर में सबसे बेटर ऑप्शन समझता हूँ लो रिटर्न के मामले में। ठीक है, सिक्योर भी होता है, आपके पास रहता है आपका गोल्ड, आप जब चाहे अपनी ज़रूरत पे इसे बेच भी सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। फिलहाल अब हम क्या समझेंगे कि 1 लाख रुपए को किस तरीके से इसमें भी डिवाइड करें और इसमें भी डिवाइड करें, जिससे कि हमारा रिटर्न 7% से ज़्यादा हो सके। ठीक है, अभी हम आगे ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको 50,000 रुपये तो लगाने हैं यहाँ पे 1 लाख में से, और 50,000 रुपये आपको लगाने हैं स्टॉक मार्केट में। फिर इससे आगे क्या करना है उसे भी ध्यान से समझो। यानी कि हर साल आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये किसका 50% है? ये उनका 50% है जहाँ पे आपको लो रिस्क में आपने इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे आपको लो रिटर्न मिल रहा था, उससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% आपको हर बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना है। एग्जांपल देखिए, ठीक है, ये वो ऑप्शन है जहाँ से आपको लो रिटर्न मिल रहा था और लो ही रिस्क था। और ये क्या है? स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिल रहा था और हाई रिस्क था। यहाँ पे आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे और 50,000 रुपये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करे। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपको यहाँ से लगभग 10% का रिटर्न मिला। और 10% का कैसे मिला, मैंने आपको एवरेज बता दिया, क्योंकि अगर आपने पैसा कुछ इसमें डाल रखा है तो यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ परसेंट रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, हो सकता है आपको यहाँ से 12% रिटर्न मिल रहा हो या फिर 15% रिटर्न मिल रहा हो, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह का म्यूचुअल फंड चुना है। फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 to 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। पीपीएफ में आपको 7 to 8% के आसपास रिटर्न मिलता है। सेविंग अकाउंट में आपको लगभग कितना रिटर्न मिलता है? 3 to 4% रिटर्न मिलता है। तो मैंने ये सबका एवरेज ले लिया कि लगभग आपका 10% रिटर्न बैठ गया। ठीक है, क्योंकि सभी का एवरेज ले लिया कि इसमें हो सकता है आपको ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है, तो मैंने एक एवरेज ले लिया कि आपको अब इतना % रिटर्न मिल रहा है। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000, यानी कि आप कुल 5,000 का प्रॉफिट यहाँ से कमाए। हम इसके प्रॉफिट की अभी बात नहीं कर रहे कि इसमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या नहीं, हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि आपको 50% इसमें इन्वेस्ट करना है जो इधर का आपको रिटर्न मिला है। तो आपके 5,000 हो गए, तो 5,000 का 50% क्या होता है? 5,000 का 50% वो होता है 2500 रुपये, यानी कि 2,500 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया इसका कितना? 50%। और ये आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना है स्टॉक मार्केट में। कोई भी शेयर पिक करा, आपने अपनी रिसर्च करी या फिर किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया और उसमें आपने इसे डाल दिया, तो ये टोटल कितना होगा? 52,500। अभी हमने इसकी रिटर्न की बात नहीं की। हो सकता है इसमें आपको 15% रिटर्न मिल रहा हो या 20% मिल रहा हो या फिर 30% मिल रहा हो, या हो सकता है आपको कुल 5% ही मिल रहा हो, आपके स्टॉक अच्छे ना चले हो पहले साल पर, लेकिन ये लंबे टाइम में आपको इनसे ज़्यादा रिटर्न दे देगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट लंबे टाइम में अच्छे खासे रिटर्न दे देता है अगर आपने सही स्टॉक का चुनाव किया है। अगर आपको स्टॉक चुनने नहीं आते, आपने कुल इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया, तभी भी आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि कुल जो इंडेक्स फंड होता है वो 12 to 15% ऑटोमेटिकली रिटर्न दे देता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फंड होते हैं। हम इंडेक्स फंड को भी आगे इस वीडियो के आखिर में समझेंगे कि इंडेक्स फंड होता क्या है। ठीक है, ये भी आपके टोटल क्या हो गए? 52,500, क्योंकि पहले साल आपको जो भी रिटर्न मिला है
वो आपने बचा हुआ इसी में छोड़ दिया। फिर इसमें भी आ गया आपको 8% रिटर्न मिल सकता है या 8 to 10% रिटर्न मिल सकता है, 12%, तो उसका भी 50% आपको इसमें डाल देना है। ठीक है, हर साल आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये तरीका आप समझ गए होंगे कि आपको 50% इधर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही ना हो तो वो क्या करे? उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? जहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे ये नीचे है, ये सभी इंडेक्स फंड है, यानी कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है। ठीक है, तो आप इसका भी एक निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है, आपने उस पैसे को इसमें डाल दिया। मान लेते हैं आपने 50,000 रुपये इसमें डाल दिए, तो ये जो 50,000 रुपये होंगे ये ऑटोमेटिकली इन 50 कंपनीज में डिवाइड हो जाएंगे इस फंड के अकॉर्डिंग जो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही इस 50, दूसरा तरीका क्या है, जो ये 50 कंपनीज है ये बेस्ट कंपनीज है इंडिया की, और ये रिसर्च करते रहते हैं। जो भी कंपनी इसमें खराब परफॉर्म करती है ये उससे बाहर निकाल देते हैं, उसे इससे बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरी कंपनी ले आते हैं। यानी कि रहती है 50 है पर लेकिन ये बदलती रहती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? अगर आप सीधे ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन 50 में से किसी भी स्टॉक को पिक करो और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। जैसे एक में न करके आप क्या करो, आपने 10 स्टॉक इसमें से चुन लिए 50 में से। ठीक है, आपको ये NSE की वेबसाइट पे दिख जाएगा, नहीं तो सीधा गूगल में टाइप कीजिए निफ्टी 50 कंपनीज। ठीक है, आप निफ्टी 50 टाइप करोगे, ठीक है, कंपनीज टाइप करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। इसमें से 10 स्टॉक चुनो और 10 में अपना पैसा बराबर बराबर डिवाइड कर दो, यानी कि 5,000। ठीक है, फिर आपके पास जो भी पैसा आया फिर कोई भी स्टॉक चुनो, फिर उसमें डिवाइड कर दो 50 में से। क्योंकि ये क्या करता है, जो बेटर कंपनी होती है उन्हें अपने अंदर ले लेता है और जो बेकार कंपनी होती है, जो खराब परफॉर्म करते रहते हैं, उन्हें बाहर निकाल देता है। यानी कि आपके लिए रिसर्च कर रही है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या जिन्हें स्टॉक पिक करने नहीं आते। जैसे निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक में आपको क्या मिलेगा, बैंक जितने भी होंगे वो सारे निफ्टी बैंक में आपको मिल जाएंगे। जो बेस्ट बैंक होंगे वो निफ्टी बैंक के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ आपको बैंक मिलेंगे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक का जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी परसेंटेज बढ़ रही है वो आपको रिटर्न मिलता रहेगा। निफ्टी ऑटो में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी कंपनी होगी सिर्फ वो मिलेगी। निफ्टी एनर्जी में आपको क्या मिलेगी, जो एनर्जी से रिलेटेड कंपनियां होगी सारी वो मिलेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे निफ्टी के बनाए हुए हैं, इन्होंने लिस्ट बनाई हुए हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सीधा निफ्टी 50 में जाइए। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक में जाइए, किसी भी बैंक को पिक कीजिए और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक ऐसे ही 50 में से, निफ्टी 50 में से कोई स्टॉक पिक कीजिए, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने सपोज करो टाटा मोटर्स सेलेक्ट कर लिया, सारा पैसा आप इसी में लगाते जा रहे हैं, इसी में लगाते जा रहे हैं, इसी में लगाते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इसकी बजाय आप 3 to 5 या 10 कंपनियां सेलेक्ट करिए। ज़्यादा भी कंपनियां सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो अपना पैसा उनमें डिवाइडेशन करते रहिए। जैसे आपने 2 कंपनी इसमें से चुन ली, ठीक है, 2 बैंक इसमें से चुन लिए, राइट। फिर आपने 2 कंपनी इसमें से चुन ली, 2 कंपनी इसमें से चुन ली। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपको रिटर्न बराबर मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये आपको रिटर्न दे देंगे, अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये आपको रिटर्न दे देंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपने अभी तक अपना शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एक ही 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप स्टॉक का बहुत ही अच्छे खासे आपको ऑफर मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।